2015 में मुस्लिम एमएलएस की संख्या बढ़कर 24 हो गई थी, जो कि टोटल का अगर कुल मिलाकर के मान ले हम लोग तो 9.87% था। इनमें से 12 आरजेडी के, 6 कांग्रेस के, 5 जेडीयू के और 1 सीपीआईएमएल लिबरेशन का था। 2020 में कम्युनिटी की रिप्रेजेंटेशन घटकर 19 एमएलएस रह गई। इनमें 8 आरजेडी के, 5 एमआईएम के, 4 कांग्रेस के और बीएसपी और सीपीआईएमएल के खाते में एक एक सीट आई थी और जो 5 एमआईएम ने जीते थे उसमें से 4 ने आरजेडी में शमूलियत इख्तियार कर ली। इस तरह निकलती हुई असेंबली में मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन 7.81% पर आ गया था 2020 के आंकड़ों की अगर बात की जाए। सीएम नीतीश कुमार की जेडीयू ने 11 मुस्लिम कैंडिडेट्स उतारे थे लेकिन सभी हार गए। बिहार के इस चुनाव का सबसे बड़ा सियासी सरप्राइज सीमांचल से आया, जहां एमआईएम ने 5 की 5 सीट जीतकर दूसरी तमाम पार्टीज को हैरान कर दिया। सीमांचल जो हमेशा से मुस्लिम वर्चस्व और आरजेडी की वोट बैंक पॉलिटिक्स का केंद्र माना जाता है, इस बार पूरी तरह उलट गया। एमआईएम ने सिर्फ जीत ही नहीं हासिल की बल्कि अपनी पकड़ और ग्रासरूट नेटवर्क को एक बार फिर साबित कर दिया है। जोकीहाट से मोहम्मद मुर्शिद आलम, बहादुरगंज से मोहम्मद तौसीफ आलम, कोचादामन से मोहम्मद सरवर आलम, अमौर से अख्तरुल ईमान और बैसी से गुलाम सरवर, ये छोटे नहीं बड़े सियासी सिग्नल हैं कि सीमांचल में वोट का रुख अब बदल चुका है। अमौर से शुरुआत करते हैं। यहाँ एमआईएम के अख्तरुल ईमान ने 1,0836 वोट्स लेकर अपनी सीट को रिटेन किया। जेडीयू के सवा जफर उनसे काफी पीछे रहे, जबकि कांग्रेस के अब्दुल जलील मस्तान 52,791 वोट के साथ तीसरे नंबर पर आए। 2020 में जब एमआईएम के 4 एमएलएज आरजेडी में शामिल हो गए थे, तब अख्तरुल ईमान अकेले एमआईएम के एमएलए बचे थे। इस बार उनका वोट बैंक और उनका पर्सनल करिश्मा दोनों फिर से डोमिनेट करते दिखे और पिछले जो उनकी गुज़िश्ता हुकूमत थी उसमें उन्होंने जो 800 करोड़ रुपए के तरक्याती काम किए थे उसमें भी एक बड़ा किरदार रहा। 22 में गुलाम सरवर ने 92,766 वोट्स लेकर जीत हासिल की, जहां बीजेपी के विनोद कुमार सेकंड आए और आरजेडी के अब्दुल सुभान थर्ड। ये वही सीट है जहां पहले सैयद रुकनुद्दीन अहमद एमआईएम के टिकट पर जीते थे, मगर बाद में उन्होंने आरजेडी में शमूलियत इख्तियार की थी। इस बार नया कैंडिडेट लाकर भी एमआईएम ने सीट वापस जीत कर दिखाई। बहादुरगंज में मोहम्मद तौसीफ आलम ने 87,315 वोट्स लेकर जीत हासिल की। कांग्रेस के मसावर आलम और एलजेपी के मोहम्मद कलीमुद्दीन उनके पीछे थे। 2020 के विनर अंजार नईमी आरजेडी ज्वाइन कर चुके थे, फिर भी सीट वापस एमआईएम के हाथ आई, जो एक बड़ी पॉलिटिकल अचीवमेंट मानी जा रही है। कोचादामन में मोहम्मद सरवर ने 81,860 वोट लिए। आरजेडी के मुजाहिद आलम ने 58,839 पर रहे और बीजेपी की बीना देवी 44,858। यहाँ भी पिछले एमआईएम एमएलए आरजेडी में शामिल हो चुके थे, लेकिन आसिम एमआईएम ने बिना पुराने कैंडिडेट के भी सीट जीती। जोकीहाट में मोहम्मद मुर्शिद आलम ने 83,737 वोट्स लेकर जेडीयू के मंजर आलम को पीछे छोड़ दिया। जनसुराज के सरफराज आलम थर्ड आए और आरजेडी कैंडिडेट शाहनवाज आलम, जो 2020 में जीते थे और बाद में आरजेडी में आ गए थे, इस बार चौथे नंबर पर चले गए। जोकीहाट का ये रिजल्ट स्टोरी सीमांचल के मोड़ को सबसे ज्यादा साफ तरीके से दिखाती है। इस बार एमआईएम का स्ट्राइक रेट आरजेडी से कई गुना बेहतर रहा। एमआईएम ने टोटल 28 सीट्स लड़ी और उनमें से 5 जीत ली, 2 में सेकंड आए और 14 में थर्ड। आरजेडी ने 143 सीट्स लड़ी और सिर्फ 25 जीत पाए। स्ट्राइक रेट का फर्क यहाँ साफ दिखाई देता है। कुछ सीट्स ऐसे भी थी जैसे ठाकुरगंज, बलरामपुर में एमआईएम सेकंड पोजीशन तक पहुंच गई और विनिंग मार्जिन बहुत कम था, 500 वोटों से भी कम। जहां वोट नंबर्स भी इंप्रेसिव रहे, जैसे ठाकुरगंज में गुलाम हुसैन 76,821 वोट्स के साथ रनर अप रहे, जबकि बलरामपुर की अगर हम लोग बात करें तो आखिरी राउंड में मात्र 400 वोटों के आसपास से एडवोकेट आदिल हसन ने चुनाव हारा है। पॉलिटिकल एनालिस्ट के हिसाब से एमआईएम का इम्पैक्ट सिर्फ जीत तक सीमित नहीं है। पार्टी ने 28 में से 10 सीट पर इतना वोट्स लिए हैं कि वो विनिंग मार्जिन से ज्यादा हो गया है, यानी सीधा नुकसान महागठबंधन को होता हुआ नजर आया, या यूं कहें कि महागठबंधन ने एमआईएम को नुकसान पहुंचाया, वरना शायद एमआईएम और सीट्स जीत पाती। 8 सीट पर उनका वोट स्प्लिट ने सीधे सीधे असर दिखाया। यहाँ पर एमआईएम का सीधा मुकाबला एनडीए भाजपा के साथ रहा, मगर बीच में महागठबंधन ने
थोड़ी बहुत वोट शेयरिंग में कटौती करते हुए काम खराब कर दिया। एग्जाम्पल के लिए प्राणपुर में बीजेपी की निशा सिंह 7,752 वोट से जीती, लेकिन एमआईएम के आफ्ताब आलम के 30,163 वोट्स ने आरजेडी के पूरे इक्वेशंस को बिगाड़ दिया। कस्बा, महुआ, शेरगति, केवटी, अररिया, ढाका, कई जगह एमआईएम का वोट आरजेडी के लिए मुश्किल खड़ी करता हुआ दिखा। एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये एमआईएम की मैजिशियंस फीट है। पॉलिटिकल एनालिस्ट प्रियादर्शी रंजन ने कहा कि कैंडिडेट बदलने के बावजूद एमआईएम ने अपनी सारी 500 सीट रिटेन की, जो इस बात का सबूत है कि सीमांचल में उनका ग्रास रूट नेटवर्क मजबूत हो चुका है। अब आरजेडी कांग्रेस की पकड़ ढीली पड़ रही है। एमआईएम के स्पोक पर्सन जसीम ने तो सीधा बोल दिया है कि आरजेडी ने मुस्लिम वोट को इग्नोर किया, टेक फॉर ग्रांटेड लिया, इसलिए इस बार ग्रैंड अलायंस को भारी नुकसान उठाना पड़ा। उन्होंने ये भी याद दिलाया कि 2020 में आरजेडी ने एमआईएम के 4 एमएलए को खरीद कर पार्टी में शामिल करा लिया था अपनी, लेकिन इस बार एमआईएम ने नए कैंडिडेट्स उतारे और 5 सीट्स जीत भी ली। ये उनकी ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेंथ का सबूत है। इस पूरी कहानी में एक और एंगल भी है, फेल्ड प्री पोल अलायंस। चुनाव से पहले एमआईएम ने ग्रैंड अलायंस को यानी कि महागठबंधन को ऑफर दिया था कि सीमांचल में सिर्फ 6 सीट्स दे दी जाए और अलायंस बना लिया जाए, लेकिन तेजस्वी यादव ने मना कर दिया या फिर शुरुआत में नज़रअंदाज किया। उसका नतीजा ये हुआ कि पिछली बार जहां जीए ने इस रीजन में 7 सीट्स जीती थी पूरे सीमांचल के रीजन से, महागठबंधन ने इस बार पूरा वाइप आउट देखने को मिला। असदुद्दीन ओवैसी ने तभी कहा था कि हम सीमांचल में पूरा लड़ेंगे, बाद में कोई शिकायत मत करना, बच्चों की तरह रोने मत बैठ जाना। और चुनाव का रिजल्ट बिल्कुल वैसे ही सामने आया। सीमांचल का ये मैंडेट एक सिंपल मैसेज देता है कि यहाँ की सियासत बदल रही है। वोटर जिम्मेदारी या परंपरा नहीं देख रहा, परफॉर्मेंस, प्रेजेंस और रिस्पेक्ट देख रहा है। एमआईएम ने इस बार दिखाया है कि वो सिर्फ फ्रिंज पार्टी नहीं बल्कि सीमांचल की ग्राउंड रियलिटी में डीपली रूटेड जड़ों को अपनी मजबूत करते हुए एक पॉलिटिकल फोर्स बन चुका है। अब इन तमाम चीज़ों के बीच आपका क्या सोचना है, नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि इन्फॉर्मेशन और लोगों तक पहुंच सके। बाकी अब तक अगर मुस्लिम सियासत को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, किसी नए मुद्दे पर फिर से बात होगी। मैं जर्नलिस्ट मजहर, आप देख रहे थे मुस्लिम सियासत।